अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि आपकी 11th क्लास का वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कार्नोट इंजन है। डियर व्यूवर्स, ये लेक्चर ये आपने अपने क्लास टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ ये लेक्चर आपको क्यों सुनना आपके लिए ज़रूरी है, क्यों वाच करना है आपने कम्प्लीटली। डियर व्यूअर्स, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस कार्नेट इंजन से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पहले पेपर्स में बन चुके हैं हम उनको यहाँ पे डियर व्यूअर्स स्टडी करेंगे। जितने इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पे मेंशन यहाँ किए हुए हैं आपके नेक्स्ट पेजेस पे वो अब। और जितने कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो 3 से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और लेक्चर के सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डियर व्यूअर्स, कनेक्टेड रहिएगा इस लेक्चर के अंत तक। हम स्टार्ट करते हैं कि 1840 में सादी कार्नोट ने एक आइडियल इंजन डेवलप किया। डियर व्यूअर्स, इस आइडियल इंजन की बेस उसने 2 प्रोसेस पे रखी, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। यहाँ पे कुछ पहले राइट किया जा चुका है क्योंकि किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो डिस्कनेक्ट करनी पड़ी। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है हमारे पास। अब पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझा तो पहले आप उनको समझ लें। हमारा लेक्चर आप जो है वो इसी प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हैं। डियर व्यूअर, यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, और ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज के लिहाज से याद रखना है कि आप जिस इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं इसमें जो साइकिल परफॉर्म होता है वो साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होता है। तो ये एमसीक्यूज यहाँ आप मार्क करके चलेंगे कि यहाँ इसमें जो हम साइकिल परफॉर्म करवाएंगे वो रिवर्सिबल साइकिल होगा। डियर व्यूअर, सेकंड पॉइंट कि यहाँ जो वर्किंग सब्सटेंस होती है डियर व्यूअर्स वो हम आइडियल गैस लेते हैं। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हम यहाँ आइडियल गैस। अब क्या होगा कि इस कार्नोट इंजन को पढ़ने के लिए डियर व्यूअर्स आप कार्नेट या कार्नोट पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए हमें 4 स्टेप्स को समझना पड़ेगा। अब 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? मैंने कहा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक। डियर व्यूअर्स, हम क्या करेंगे, हम बैक टू बैक पहले एक सिलेंडर लिया हमने, हम उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाएंगे, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाएंगे, फिर हम आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड लास्ट पे हम एडियाबैटिक कंप्रेशन करवाएंगे। तो हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। जहां से हम चले थे वहीं पे हम वापस आ जाएंगे। दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया है कि ये जो आपके पास साइकिल है ये एक रिवर्सिबल साइकिल है। जैसे आप 10th की केमिस्ट्री में जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ते थे, ये वही वाला साइकिल है जिसको रिवर्स ऑर्डर में भी यहाँ पे परफॉर्म करवाया जा रहा है। डियर व्यूअर, हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन से। पहले मैं ये 4 पॉइंट डिटेल से डिस्कस करूंगा और फिर हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। डियर व्यूअर, आइसोथर्मल, देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल, थर्म से निकला है मीन टेम्परेचर। डियर व्यूअर्स, इन दिस एक्सपेंशन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब हम क्या करवाएंगे, हम यहाँ पे एक सिलेंडर, डियर व्यूअर आपके सामने यहाँ आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ पे हमने आइडियल गैस इनक्लोज की हुई है। हम क्या करेंगे, इस आइडियल गैस को अलाउ करेंगे कि आप जी एक्सपेंड कर सकती हैं। हम इसे क्या कहेंगे, आप जी एक्सपेंड करें। हम कैसे एक्सपेंड करवाएंगे डियर व्यूअर, कंसीडर कि हमने इसके ऊपर कोई बॉटम रख के हमने इसका प्रेशर मेंटेन किया हुआ था। हमने फर्स्ट ग्रेस पे 3 बॉटम रखे थे, 3 जो है वो कोई वेट रखे थे। अब हम क्या करेंगे, उनमें से 2 वेट्स को हटा देंगे।
जब वेट्स को हटाएंगे ऊपर से प्रेशर कम होगा तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। डियर व्यूअर्स, जब यहाँ एक्सपेंशन होगी तो आपने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों प्रोसेस में पढ़ा कि जहां जहां एक्सपेंशन होती है वहां तो कूलिंग क्रिएट होती है, वहां पे क्या होती है, कूलिंग क्रिएट होती है। बट हमारा टॉपिक क्या कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आपने आइसोथर्मल कंप्रेशन करवानी है। देखें, सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इज अलाउड टू एक्सपैंड स्लोली स्लोली स्लोली। कैसे, देखें यहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस हम परफॉर्म करवाते हैं एट वेरी स्लो रेट। और क्यों स्लो रेट, जरा इसको भी आप गौर से सुन लें। आपने यूनिट 8 पढ़ा होगा डियर व्यूअर, वहां पे आपने जो है वो स्पीड ऑफ साउंड की मेजरमेंट पढ़ी होगी। अब आपने वहां पे क्या देखा, न्यूटन साहब आए, उन्होंने कहा जी हमारे पास ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज चलती है साउंड के केस में, वहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और उन्होंने एक स्पीड ऑफ साउंड जो है आपको निकाल के दे दी, जो कितनी थी, जो आपके पास 280 मीटर पर सेकंड थी। बट लैपलास ने कहा बेटा ऐसे नहीं होता कि आप यहां जहां टेम्परेचर कांस्टेंट मान रहे हैं, भाई ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का, ये तो इतनी जल्दी परफॉर्म होता है कि हीट को आगे कंप्रेशन टू रेयरफेक्शन ट्रांसफर होने का टाइम ही नहीं मिलता। तो लिहाजा आइसोथर्मल नहीं, प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, जिसको आप लैपलास करेक्शन के नाम से पढ़ते भी हैं। तो इसलिए अब हमने क्या कहा, हमें चूंकि वो डर लगा हुआ था, इसलिए हमने कहा दिस प्रोसेस मस्ट बी परफॉर्म स्लोली 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 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखें, मैंने कहा कूलिंग काज होगी, अब हम क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, टेम्परेचर तो आपको कांस्टेंट रखना है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां इस सिस्टम को प्लेस कर देंगे एक सोर्स के ऊपर। हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को प्लेस कर देंगे एक सोर्स के ऊपर। इस सिस्टम को प्लेस कर देंगे डियर व्यूअर HTR के ऊपर। HTR क्या करेगा, इसको हीट सप्लाई करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे इसको हीट सप्लाई करेगा। और जो इसमें जो टेम्परेचर की कमी थी, उस कमी को क्या करेगा, पूरा करेगा। एंड डियर व्यूअर, इन दिस वे टेम्परेचर ऑफ दिस सिलेंडर विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहा नहीं, कांस्टेंट रखा गया है। ये बात आपको गौर से समझनी है। डियर व्यूअर, यहां आप एक पॉइंट नोट करके चलेंगे कि इस आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में यहां सिस्टम ने क्या किया है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है। तो ये बात आपको नोट करके चलनी है, किसके लिए, एमसीक्यूज के लिए। तो आपने यहां तक आपको बात समझ आ गई, मैं उम्मीद करता हूं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, ये लास्ट पे मैं आपसे शेयर करूंगा जब हम एफिशिएंसी का फार्मूला डिराइव कर लेंगे। डियर व्यूअर, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक के लिए, अच्छा एक और पॉइंट भी यहां से आप चलो ले लें कि आपके पास ये जो बॉटम है डियर व्यूअर्स, इस केस में दिस बॉटम मस्ट बी कंडक्टिंग। इसे क्या होना चाहिए, ये जो बेस है इससे कंडक्टिंग होना चाहिए। क्यों, ये जो इस सिलेंडर के पेट में टेम्परेचर की कमी आई है, उस टेम्परेचर की कमी को इसने पूरा करना है, कैसे, बाय बेस। याद रखें, इस सिलेंडर की वाल्व जो है वो इंसुलेटिंग होती हैं। यहां वाल्व में से हीट कंडक्ट नहीं कर सकती, जस्ट बेस से कंडक्ट करती है। एंड बेस ऑफ दिस सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन HTR। आई एम श्योर कि यहां पे आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। चलें नेक्स्ट, अब एडियाबैटिक है डियर व्यूअर्स। एडियाबैटिक में हमें पता है कि ये तो बड़ा सख्त प्रोसेस है। क्या, ये तो रिश्वत लेने और देने दोनों मामलों में हिस्सा नहीं लेता। तो ये क्या करेगा, नो नो, मैं हीट नहीं लेने वाला, ना ही मैं हीट दूंगा, ना ही मैं हीट लूंगा। क्यों, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी होते हैं। इसको इस बात की समझ आ चुकी है। ये कहता कोई नहीं, खैर है, हम अपनी कमी तो पूरे करें, और वह बच्चों का रिस्क यहीं से ले रहे। ओ भाई, रिश्वत से काम नहीं चलाते। इसकी तरह
आपको सॉलिड स्टेप लेने होंगे। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप हीट न दे सकते हैं न ले सकते हैं, क्योंकि इसे पता लेने और देने दोनों, देने वाला दोनों क्या होते हैं, जहन्नमी, रिश्वत। नेक्स्ट, अब यहां पे अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। अब क्या होगा इस केस में डियर व्यूअर, सिलेंडर को प्लेस किया जाएगा किस पे, एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे। क्यों, इसने पहले ही कसम खाई है कि ना ही रिश्वत लेनी है और ना ही देनी है। तो अब क्या होगा, शुरू से ही इसको नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पे हमने प्लेस कर दिया। एंड नो गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। कैसे, एडियाबैटिकली। अब एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी टिल द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम T1 to T2। अब जरा गौर से देखें, कंसीडर ये वही सिलेंडर है। अब भी हमने क्या किया, गैस को हमने कहा चलें शाबाश एक्सपैंड करना है, कहते ठीक है। हमने वो जो इसके ऊपर वेट रखे हुए थे, हमने वेट हटा लिए। जब हमने वेट हटाए तो गैस ने क्या किया, एक्सपेंड किया। और डियर व्यूअर, जब ये एक्सपेंशन होगी, एक बात याद रखें कि ये जो बेस है इस केस में, ये बेस क्या है, ये बेस इंसुलेटिंग है। ये बेस क्या है यहाँ पे डियर व्यूअर, इंसुलेटिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, हीट का कंडक्शन नहीं। और वाल्व तो हम पहले ही उन पे स्टैंप लगा चुके हैं कि वाल्व हमारे यहाँ पे क्या होंगी, वो नॉन कंडक्टिंग होंगी। अब हीट नहीं मिली, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जो डिक्रीज हुआ वो वैसे का वैसा रहा। पहले T1 था तो अब क्या हो गया डियर व्यूअर, T2 हो गया। तो एक एमसीक्यू आप और यहाँ पे नोट कर लें कि इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम या टेम्परेचर ऑफ द सिलेंडर क्या करता है, इस केस में डिक्रीज होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। डियर व्यूअर, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, और नेक्स्ट पेज पे हमने क्या देखना है, जरा गौर से आप देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, और इसमें हमने क्या देखना है, मैंने कहा था हम बैक टू बैक चलेंगे। कैसे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, अब हमने आइसोथर्मल कंप्रेशन करवानी है। तो हम क्या करेंगे, द सिलेंडर इज प्लेस्ड। भाई देखें, जब आपने कंप्रेस किया, कंसीडर डियर व्यूअर, आपने कंप्रेस किया इसको, कंप्रेशन से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स करीब करीब हो गए, चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर गए। और जब ये सूरत हाल बनी, इसमें क्या होगा कि इस सिस्टम के अंदर का, इस सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और हमने क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। अपना बैंक बैलेंस क्या होना है, कांस्टेंट होना है। और इसको कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये सिलेंडर प्लेस कर देंगे किस पे, सिंक पे। मतलब ये सिलेंडर डियर व्यूअर प्लेस कर देंगे किस पे, LTR पे। और LTR लो टेम्परेचर रिजर्वर, ये क्या करेगा, यहां से हीट को चूस लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और इसकी वो जो इसके टेम्परेचर में इजाफा हुआ था वो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो डियर व्यूअर, अगेन एक एमसीक्यू आप नोट करेंगे कि इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ हीट रिलीज होगी। आपको पता है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब हुई थी, और यहाँ इस केस में क्या होगी, हीट रिलीज होगी। डियर व्यूअर, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लास्ट एंड फोर्थ स्टेप, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसने पहले ही कसम खाई थी कि ना ही रिश्वत लेंगे ना ही रिश्वत देंगे। गरीबी में या फकीरी में गुजार दी है हमने जिंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। इसने कहा ना ही लेनी है हीट ना ही हीट देनी है। अब हमने इसको कंप्रेस किया, और याद रखें इसमें कि अभी भी वो स्टैंड क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है। हमने कंप्रेस करना डियर व्यूअर, कंप्रेस करेंगे, इसमें भी वही बात होगी कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो करने दें, बट हम यहाँ पे इसको ना तो LTR देने वाले हैं ना ही इसको HTR देने वाले हैं। तो याद रखिए ये जो बेस होगी ये अब भी क्या है डियर व्यूअर, नॉन कंडक्टिंग है। और इसमें फिर आप फिर अगेन एक एमसीक्यू नोट करेंगे कि आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हीट टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। अब अगर इन चारों एमसीक्यूज को मिलाएं तो पहला,
आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, और यहां पे टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डियर व्यूअर, ये जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े, अब इन्हीं 4 स्टेप्स को हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पे ड्रा करने जा रहे हैं। अब ये 4 स्टेप्स क्या है, जरा गौर से देखिए। डियर व्यूअर, यहां से पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक यहां पे हुई है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। डियर व्यूअर, मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। देखें, ये लाइन आगे झुक तो रही है, बट मैंने स्ट्रेट को शो की है। अब यहां बात समझ लें, आपने जब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा और एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा, आइसोथर्मल से आपको आइसोथर्म मिला, एडियाबैटिक से आपको एडियाबैट मिला। लेकिन आपने एक बात वहां देखी थी ना कि एडियाबैट जो थी वो स्टीपर थी, किससे, आइसोथर्म से। तो यहां स्ट्रेट लाइन शो करने का मतलब क्या है डियर व्यूअर, कि मैं यहां पे ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूं कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस इतनी स्लोली परफॉर्म होता है कि यहां जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो डियर व्यूअर, ए टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस है, याद रखें। इसमें हीट हमने दी थी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अच्छा, आगे आ जाए, बी टू सी क्या हुआ, ना हीट दी ना हीट ली। जब आपने नहीं दी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और वो डिक्रीज सडन होगा, और उस केस में आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, डोमिनेंट होगी। उसमें जो चेंज आएगा वो इतना क्लियर होगा कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस डोमिनेंट चेंज की वजह से क्या होगा, ये जो एडियाबैट है ये ज्यादा स्टीपर आएगी आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट C2D। अब यहां पे क्या होने वाला है, आइसोथर्मल कंप्रेशन जो आपके स्क्रीन पे मौजूद है। अब क्या हुआ, इस केस में हीट रिलीज हुई, तो ये हीट Q2 डियर व्यूअर रिलीज हो रही है और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड देन अगेन इसको मैंने शो किया किससे, एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से। एंड देन डियर व्यूअर D2A, तो ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। मैं यहां पे आपको बताता चलूं कि हमने ए से स्टार्ट लिया था और हम ए पे वापस पहुंच गए। दैट्स वाई मैंने वहां पे मेंशन किया था कि ये प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये साइकिल जो होगा ये रिवर्सिबल साइकिल होगा। आई एम श्योर कि यहां तक आपको हर एक पॉइंट क्लियरली समझ आ गया होगा। डियर व्यूअर, अब क्या हुआ, जो आपने हीट दी, हीट इंजन की तरह उसका कुछ हिस्सा, हीट जो दी उसका कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया वर्क डन में, और रिमेनिंग हीट जो है वो शिफ्ट हो गई किधर, टुवर्ड सिंक। याद हो तो यहां HTR दिया था और यहां हमने LTR इसको यहां पे प्रोवाइड किया है। तो यहां तक बात आपको समझ आ गई। हम इसका फार्मूला प्रूव करेंगे एंड देन ये आपसे न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन ये सारी चीजें शेयर किए जाएंगी। अब यहां पे देखें डियर व्यूअर, एफिशिएंसी पे आते हैं। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी देखिए, जैसे कुछ बच्चे बच्चियां एफिशिएंसी मारते हैं ना, एफिशिएंसी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट सप्लाइड। वर्क डन कितना हुआ, हीट सप्लाई कितनी की गई, वर्क तो W हुआ, हीट आपने Q1 सप्लाई की। डियर व्यूअर, वर्क डन कितना हुआ, भाई देखें हमें नहीं पता, सोर्स से पूछा कितनी हीट दी बाबा आपने, कहता जी वो मैंने तो 12 जूल दी थी। अच्छा, सपोज कर रहा हूं सिंक से पूछा, और भाई साहब आपने कितनी हीट यहां से मिली है आपको, कहता है 8 जूल, मतलब वर्क कितना होगा, फिर 4 जूल का वर्क हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने हीट दी और जो आपको लास्ट पे मिली, इनका डिफरेंस क्या होगा, वर्क होगा, डिवाइडेड बाय Q1 आपने दिया। अब आप सेपरेटली डिवाइड कर दें तो Q2 डिवाइडेड बाय Q1, और यहाँ Q1 डिवाइडेड बाय Q1 तो कट के 1 आ गया, 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में आ जाएगी। देखें, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, जहां हीट देंगे टेम्परेचर भी साथ ही साथ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर, तो हम T2/T1 भी यहां लिख सकते हैं। अब यहां कुछ बातें आप नोट करेंगे। पहला पॉइंट कहता है ईटा, दिस एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। क्यों भाई, क्या दुश्मनी है क्या इसकी,
क्या इसकी हमारे साथ दुश्मनी है कि हमने, और क्या मतलब सादी कार्नेट ने इतनी मुश्किल से एक आइडियल इंजन डेवलप किया और आप कहते हैं एफिशिएंसी? कहता है यस। मैंने कहा कोई हल है क्या? एफिशिएंसी 100% हो सकती है? कहता है यस हो सकती है। मैंने कहा कैसे? कहता है टेम्परेचर T2 0 कर दो। अच्छा T2 0 कर दूं? यस। T2 के 0 होने से 100% हो जाएगी। मैंने पूछा क्या T2 0 करने का मतलब ये तो नहीं है कि सिंक को हटा दिया जाए? कहता है यस। मैंने खबरदार, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने अलहदा से मुझे यही समझाया था भाई, नहीं नहीं नहीं, ये गलती जिंदगी में नहीं करनी। सिंक को हटाने वाली गलती जो है आपने जिंदगी में दोहरानी नहीं है। अब यहाँ पे ये चाह रहे हैं, जैसे खान साहब चाह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है ये करप्शन से पाक हो जाए, तो हमने कहा भाई ऐसे करें, ये जो टोला करप्शन ज्यादा है जिसको आप कहते हैं ये चोर है, इनको उड़ा के फेंक दे भाई। कहता ये तो मुझसे नहीं उड़ाए जाते। हमने कहा काका फिर मुल्क में आप शफाफ निजाम भी नहीं ला सकते। रीजन क्या है? इस टोले को निकालना होगा, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बता दिया है कि टोला निकालना पॉसिबल नहीं है। T2 सिंक को आप 0 नहीं कर सकते। चलो जी आगे चलते हैं। सिंक तो 0 हो नहीं सकता, क्या कोई और हल है? कहता है एक और भी है। क्या? कि आप T1 को इनफाइनाइट कर दें। T1 को इनफाइनाइट कर दें मतलब जो लूट रहे हैं उनको लूटने दें। आपके मुल्क में इतना पैसा हो कि लूटने वाले थक जाए। कहता है ये भी पॉसिबल नहीं है। T1 देना है मतलब जो आप हीट दे रहे हो वो इनफाइनाइट। कहता है इतनी इनफाइनाइट हीट हम कहां से लाएं? तो मतलब ना तो खजाना भरा जा सकता है, ना आप चोरों का टोला निकाल सकते हैं। तो फिर आप चाहते हैं एफिशिएंसी हो जाए कितनी? 100%। इट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ सादी कार्नेट की बात हो गई, और यहाँ हमारे खान साहब अल्लाह पाक उनको अपने जो है वो इस ईमान में रखें। चलें, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज नॉट पॉसिबल। क्या? सिंक के बगैर आप ऐसा इंजन डेवलप ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिंगल टेम्परेचर पे आप जो है वो कोई हीट इंजन, कोई मशीन आप डेवलप नहीं कर सकते। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई। देखिए एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ये फार्मूला चीख के बता रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर है इन्हीं पे आपकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है। ये जो आपके पास अदर फैक्टर्स हैं उन पे डिपेंड नहीं करती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फैक्टर विच आर कैरिड आउट समथिंग जो भी है। अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट कार्नेट थ्योरम की 2 स्टेटमेंट्स और फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊंगा। टाइम कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि हर एक बात डिटेल में आपसे शेयर करनी होती है। तो यहाँ पे कार्नेट थ्योरम की ये स्टेटमेंट्स के बाद आपसे क्वेश्चन शेयर करके इजाजत चाहूंगा। कार्नेट थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट वाओ देन अ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 सेम टेम्परेचर। डियर व्यूअर ये क्या कहना चाहता है? आपसे ये कहना चाहता है कि आपके पास एक क्या है? कार्नेट इंजन है। एक क्या है? कार्नेट इंजन। इसका T1 लेट्स सपोज 100 डिग्री है, इसका T2 लेट्स सपोज 20 डिग्री है। यहीं पे हमने क्या लिया? एक रियल इंजन ले लिया और इसका भी टेम्परेचर यही है 100 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री। डियर व्यूअर्स हमें क्या कहता है कि जो एफिशिएंसी होगी कार्नेट इंजन की वो ग्रेटर होगी एफिशिएंसी है ऑफ रियल इंजन। आप इस पॉइंट को यहाँ अच्छे से समझ लें कि टेम्परेचर दोनों के सेम है, फिर भी कार्नेट की जो एफिशिएंसी है वो रियल की एफिशिएंसी से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि सादी कार्नेट ने इस पे बहुत वर्क किया है। तो यहाँ पे उसकी मेहनत रंग ले आई कि रियल से तो कम से कम इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप कहता है ऑल कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 2 सेम टेम्परेचर हैव द सेम एफिशिएंसी irrespective of the nature of the working substance। Dear viewers हमने कहा वर्किंग सब्सटेंस यहाँ आइडियल गैस होनी चाहिए। कहता है कि आप कोई भी अगर गैस चेंज करते हैं, लेकिन आपने क्या कहा कि टेम्परेचर सेम रखेंगे हम। एक कार्नेट साइकिल है, लेट्स सपोज ये कार्नेट इंजन है, इसका टेम्परेचर वही ले ले, लेट्स सपोज 1000 डिग्री है और यहाँ पे जो है वो 100 डिग्री है।
आपने एक और कार्नेट साइकिल लिया, आपके पास ये C1 है, ये कार्नेट साइकिल C2 है, इसकी भी इसका टेम्परेचर हायर जो है वो 1000 है, लोअर इसका भी क्या है 100 है, और यहाँ पे आपने एक तीसरा जो है वो कार्नेट साइकिल कंसीडर किया है, इसका भी हायर टेम्परेचर जो है वो 1000 है, लोअर टेम्परेचर जो है 100 डिग्री है। अब क्या कहता है कि जो एफिशिएंसी होगी eta1 इज इक्वल टू eta2 इज इक्वल टू eta3, इन तीनों इंजन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास क्या होगी, क्लियर, क्या आपको नजर आ रहा है? यस देखें, तो आप इन तीनों इंजन की एफिशिएंसी आपस में क्या होगी, इक्वल। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक हर एक बात मैं आपको समझा पाया हूँगा, दरमियान में कुछ फनी बातें भी होगी, लेकिन अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वर ऑफ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग विद एन एफिशिएंसी ऑफ 70% इज 1000 केल्विन। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, कहता है द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। डियर व्यूअर, आपने अभी फार्मूला देखा, क्या फार्मूला है कि आपके पास ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। अब इसने आपको यहाँ एफिशिएंसी भी दे दी है, T1 भी दे दी है, ये T2 होता है सिंक का टेम्परेचर, कहता है ये आपने फाइंड करना है। डियर व्यूअर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है वो क्लियरली आपने सारा कंसेप्ट समझ लिया है। मैं जस्ट यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं हिंट दे देता हूं कि आपने ईटा 70% है, इसको 70 डिवाइडेड बाय 100 लिख दें। 70%, 70 पर नीचे बटा लगा दिया, सेंट सेंटम से निकला है 100, तो सेंट जो आपने 100 से जो है वो डिवाइड कर दिया, 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय 1000 केल्विन। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चलो जी, इससे आपका कितने इंटरेस्ट से आप ये लेक्चर दे सुन रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब थोड़ा सा उससे ट्रिकी है कि ना कार्नेट इंजन व्हेन T2 0 डिग्री, T1 200 डिग्री, इट्स एफिशिएंसी इज eta1। तो पहले तो ये ले लें कि eta1 कितनी होगी, ये होगी 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। इसका मतलब 1 माइनस T2 कितना है, ये 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन, और 200 मतलब 473 केल्विन। और आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आए अपने पास रखें, और फिर व्हेन T1 ये है, T2 ये है, इट्स एफिशिएंसी इज eta2। आपने फिर eta2 के लिए यही फार्मूला लिखना है, तो ये 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। डियर व्यूअर्स, T2 कितना है 200 प्लस 273 करेंगे तो ये 1 माइनस 73 डिवाइडेड बाय कितना 0 डिग्री मीन 273। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, बट आपको यहाँ पे N1 to N2 की eta1 to eta2 की क्या करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। तो रेशियो का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। तो ये आपके पास आपका दूसरा क्वेश्चन था। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट जो आपके पास है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर किसी ने लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आप मुझे शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई आर कार्नेट इंजन नॉट 100% एफिशिएंट। तो रीजन इसकी क्या हो सकती है, 100% एफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि 100% एफिशिएंट होने के लिए आंसर मैंने बता दिया, T2 को 0 होना पड़ता है, पॉसिबल नहीं है, T1 को इनफाइनाइट करना पड़ता है, पॉसिबल नहीं है। तो आप रीजन लिख देंगे, और अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको कर दूंगा। डियर व्यूअर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वर मेंटेन एट टेम्परेचर। ये आपको T1 दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है, इसकी एफिशिएंसी भी आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये कोई शौक नहीं है, बट ये आपकी साइड से एक एक्टिविटी मैं परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो ऑनलाइन ये सिस्टम है इसमें भी हम अपने आप से एक दूसरे से जो है वो कन्वर्सेट कर सकें। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे। एंड देन व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द कार्नेट इंजन, कि आपके पास कार्नेट इंजन तो अगर नंबर में पूछे तो डियर व्यूअर ये राउंड अबाउट को 0.7, और अगर परसेंटेज में पूछे तो ये 70
आपके पास 70% आ जाएगी। तो आपने इसको नोट कर लेना। चले लास्ट एंड द फाइनल, इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नेट इंजन। डियर व्यूअर्स, वेरी सिंपल कि अगर कहते हैं सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो क्या एफिशिएंसी पे कोई इफेक्ट होगा। पहले तो आप ये दो पॉइंट आपके सामने है कि एफिशिएंसी ऑफ जो है, सॉरी ये यहाँ पे मेंशन कर लेना, ये इरेज कर दे। यहाँ पे डियर व्यूअर होना है कार्नेट इंजन, हीट इंजन भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम कार्नेट पढ़ रहे हैं तो कार्नेट इंजन। अच्छा जी, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे। इसका मतलब इफेक्ट तो पड़ेगा। अब इफेक्ट कैसा पड़ेगा मैंने आपको यहां बता दिया कि T1 के बढ़ाने से, T1 है सोर्स का टेम्परेचर, इसके बढ़ाने से एफिशिएंसी क्या करेगी, अल्टीमेटली इंक्रीज करेगी, और T2 को जीरो करने से भी ये इंक्रीज करेगी। तो ये डियर व्यूअर्स आज का आपका टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बात मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन है आप नंबर नोट कर लें 0306970596। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी। इंशाल्लाह मैं जितनी जल्दी मुनासिब हो सका मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।